नमस्कार मित्रों, मैं संजीव गोचर आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई सूचना और नई जानकारी के साथ। नेट एग्ज़ाम की इस वीडियो सीरीज़ में हम देखने वाले हैं आज शिक्षण विधियों का पार्ट 2 और नेट एग्ज़ाम का पेपर फर्स्ट का पूरा सिलेबस हम इन वीडियोज़ में कवर करवाने वाले हैं। शिक्षण विधियाँ इससे पहले वाले पार्ट में हमने स्टार्ट की थी, सेकेंड पार्ट है, इसमें ये ख़त्म होने वाली है। और पहला इसका जो टॉपिक था, फर्स्ट पेपर में 10 टॉपिक है। पहला टॉपिक था शिक्षण अभिक्षमता, उसमें सब टॉपिक है इसका शिक्षण विधियाँ, ये आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। और हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जो संजीव कुमार गोचर के नाम से है, उसमें हम डेली आपका जो टॉपिक है इस फर्स्ट पेपर में नेट एग्ज़ाम में, उसमें ये ध्यान रखें आप, उसमें एक तो कंप्यूटर वाला जो पार्ट है वो आईसीटी वाला, एक एनवायरमेंटल वाला और एक लास्ट वाला जो है एजुकेशन वाला है। इन 3 टॉपिक में ज़्यादातर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। तो वहाँ पर मैं डेली कुछ अखबार की कटिंग्स या कुछ एडिटोरियल वगैरह वो अपलोड करता हूँ, जो उनको आप स्टडी करें और क्वेश्चंस जो है उनमें से पूछे जाते हैं, लेटेस्ट क्वेश्चन उनसे पूछे जाते हैं। तो वहाँ पर उस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करें और वहाँ पर जो और उस टेलीग्राम चैनल में मैं आपके लिए जो केंद्रीय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी हिस्ट्री से या एनवीएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर नेट की या आरएस राजस्थान प्रशासनिक सेवा की या आईएएस की, उनके लिए वहाँ पर जो कंटेंट है वो मैं अपलोड करता हूँ। तो आप वहाँ पर उस चैनल को ज्वाइन करें, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूँगा। तो चलिए शुरू करें। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है। और आपके किसी भी तरह का कोई डाउट है आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था शिक्षण विधियाँ और क्विज प्रणाली, लास्ट शिक्षण विधि हमने देखी थी। इसमें हम देखने वाले हैं पुनरावृत्ति प्रणाली। 10वें नंबर की शिक्षण विधि है पुनरावृत्ति प्रणाली। पढ़ाए गए विषय को दोहराते रहने से वह विषय याद रहता है, स्मृति में भी रहता है। आगे वाले अध्याय को पढ़ाकर पिछले अध्यायों से प्रश्नावली प्रणाली के अनुसार प्रश्न पूछे जाते रहने से उसका अभ्यास बना रहता है। ठीक है, तो इस विधि में जब कोई चैप्टर पढ़ाया जाता है तो उसके पहले जो चैप्टर पढ़ाया जा चुका है उससे संबंधित प्रश्न बीच बीच में पूछे जाते हैं, उससे स्मृति स्तर बना रहता है और पिछली सामग्री का दोहराव भी चलता रहता है। अगला है अभ्यास प्रणाली। अभ्यास प्रणाली इसमें क्या होता है, किस तरह से काम करती है? तो अभ्यास शिक्षा प्रणाली का एक प्रमुख अंग है। हम किसी भी चीज़ की एक्सरसाइज या प्रैक्टिस करते हैं, रिवीजन करते हैं। निरंतर अभ्यास एवं पुनरावृत्तियों के माध्यम से बच्चों के मनोभाव के अंतर्गत सार्थक शब्दों के कोशों को भरा जा सकता है। मतलब अगर निरंतर अभ्यास करवाया जाए बच्चे को तो उसकी जो वोकैबुलरी है, शब्दावली है, वो अच्छी हो जाएगी, उसके दिमाग में बैठ जाएगी, वो उसका उपयोग व्यवहार में करने लगेगा, अपनी भाषा में करने लगेगा। कठिन शब्दों का सही उच्चारण, सही लेखन उससे संभव हो पाएगा। जो चीज़ वो व्यवहार में इस्तेमाल करेगा वही वो लिखेगा, बोलेगा सही ढंग से। जब निरंतर अभ्यास कराया जाता रहे तो फिर उसकी लेखन में जो कमियां हैं वो भी दूर होंगी, उच्चारण में जो कमियां हैं वो भी दूर होंगी। इसके लिए आवश्यक है कि शब्दों के वर्तनियों के उच्चारणों पर आवश्यक ध्यान दिया जाए।
वर्तनी सुधार, मतलब बच्चा जो बोल रहा है उसका ध्यान रखें कि वो सही बोल रहा है। वर्तनी में अपनी भाषा के साथ साथ अन्य भाषाओं की ध्वनियों को भी ग्रहण करने की भी क्षमता हुआ करती है। ठीक है, अगर हिंदी हम बोलना लिखना अच्छे से जानते हैं तो हमें इंग्लिश भी कम से कम उच्चारण करना तो अच्छे से आना ही चाहिए। कोई वर्ड सामने इंग्लिश का लिखा हुआ है तो वो आना भी चाहिए, तो वो अभ्यास से आएगा। तो ये प्रणाली जो है अभ्यास पे जोर देती है, अभ्यास के माध्यम से ज्ञान को स्थायी करने पर जोर देती है। अभ्यास कराने के लिए विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण किया जाए। विषय की रोचकता बच्चों द्वारा सहज ही ग्राह्य हो जाया करती है। अगर विषय रोचक बना दिया हमने कहानियों के माध्यम से, शिक्षण जो सहायक सामग्री है उसके माध्यम से या किसी भी अन्य तरीके से, तो फिर वो बच्चों को आसानी से याद हो जाता है, एक्सेप्ट हो जाता है। तो अभ्यास प्रणाली इस तरह से काम करती है। अगला है विश्लेषण विधि। ट्वेल्व नंबर की शिक्षण विधि है विश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि यह तर्क प्रधान विधि है। तर्क प्रधान, दार्शनिक क्षेत्र में इसका प्रयोग प्राचीन काल से ही होता आ रहा है। दार्शनिक क्षेत्र, ठीक है, दर्शन शास्त्र अगर पढ़ाया जाता है उसमें। वर्तमान में इसे शिक्षण की वैज्ञानिक विधि के रूप में विकसित किया गया है। तो यह वर्तमान में वैज्ञानिक विधि का रूप धारण कर चुकी है। यह विधि रेखा गणित पढ़ाने में सबसे ज्यादा उपयोगी है। रेखा गणित पढ़ाते समय इसका उपयोग किया जाना चाहिए, किया जाता है। तो आप ध्यान रखें इस फैक्ट को, बहुत अच्छा फैक्ट है। रेखा गणित पढ़ाने में निम्न में से सबसे सहयोगी, सबसे उपयोगी विधि कौन सी है? तो वो विश्लेषण विधि। तर्क प्रधान विधि है, प्राचीन काल से दार्शनिक क्षेत्र में उपयोग किया जाता रहा है, वर्तमान में वैज्ञानिक विधि के रूप में इसका उपयोग किया जाता रहा है, रेखा गणित पढ़ाने में इसका उपयोग किया जाता है, सबसे अधिक उपयोगी है। इस विधि में जटिल समस्याओं को सरल समस्याओं में विभक्त किया जाता है। जटिल से सरल की ओर, ये हमारा शिक्षण सूत्र भी है। ठीक है, जटिल समस्याओं को सरल समस्याओं में विभक्त किया जाता है, उनका निरीक्षण किया जाता है, सरल समस्याओं में बांट के उनका निरीक्षण किया जाता है और फिर हल ढूंढा जाता है। व्यक्ति अपने आप से प्रश्न करता है कि समस्या अथवा प्रश्न में क्या दिया है और समस्या या प्रश्न में क्या ज्ञात करना है। क्या दिया है ये व्यक्ति अपने आप से प्रश्न करता है और क्या ज्ञात करना है उसे। ठीक है, और तब ज्ञात करने वाले तथ्यों की प्रक्रिया अपने अनुभवों में खोजता है, समस्या की समानता और असमानता तलाशता है, ढूंढता है, तब इस विधि द्वारा समस्या का हल उसे मिल जाता है। ठीक है, तो ये हो गई विश्लेषण विधि। इसकी ठीक उल्टी होती है संश्लेषण विधि। संश्लेषण विधि, यह विधि विश्लेषण विधि की बिल्कुल विपरीत है। जैसे विश्लेषण विधि में किसी समस्या को भिन्न भिन्न छोटे छोटे टुकड़ों या खंडों में तोड़ा जाता है, बांटा जाता है, उसी प्रकार संश्लेषण विधि में छोटे छोटे तोड़े हुए भिन्न भिन्न खंडों को जोड़ा जाता है। ठीक है, जो समस्या का हल होता है। इस प्रक्रिया में शिक्षण सूत्रों का भी प्रयोग होता है। जैसे कौन से सूत्र का प्रयोग होता है संश्लेषण विधि में? ज्ञात से अज्ञात की ओर, और विश्लेषण में होता था अज्ञात से ज्ञात की ओर। तो ये ध्यान रखिएगा, इस संश्लेषण विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण विधि सूत्र का प्रयोग होता है और इसे मनोवैज्ञानिक विधि भी कहा जाता है। संश्लेषण विधि को मनोवैज्ञानिक विधि भी कहा जाता है। नोट कर लीजिएगा इसको अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और विश्लेषण और संश्लेषण विधि एक दूसरे के पूरक हैं। अगला आता है हमारा व्याख्यान विधि।
व्याख्यान विधि। जब शिक्षक विषय वस्तु की सुव्यवस्थित क्रमबद्ध प्रस्तुति छात्रों के सामने मौखिक रूप से करता है, मौखिक अभिव्यक्ति तो होनी चाहिए लेकिन वो सुव्यवस्थित होनी चाहिए, ठीक है, क्रमबद्ध होनी चाहिए, मौखिक अभिव्यक्ति सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध हो, तो छात्र उसे सुनकर बिना किसी तर्क के स्वीकार करते रहते हैं। ऐसी शिक्षण विधि व्याख्यान विधि कहलाती है। लेक्चर मेथड, लेक्चर मेथड। व्याख्यान विधि प्राचीन भारतीय पद्धति है। इसमें गुरु आश्रमों में रहकर उच्च शिक्षा दिया करते थे और अनेक उदाहरणों के माध्यम से गुरु छात्रों को प्रवचन या उपदेश दिया करते थे। इस प्रक्रिया को ही व्याख्यान विधि का प्रारंभिक रूप माना जा सकता है, क्योंकि आश्रम में विद्यार्थी जाता, वहां पर जो गुरु है तो लेखन कार्य नहीं होता था, वो केवल मौखिक बोलते थे और सुनकर ही वो ज्ञान ग्रहण करते जाते थे। वेदों का जो पांडुलिपि है, जो लेखन है, वो भी 1100 ईस्वी के आसपास किया गया, वरना पहले ये मौखिक रूप में ही प्रचलित थे वेद सारे, ठीक है। वर्तमान में शिक्षण की अनेक युक्तियों और उपकरणों का विकास हुआ है। आज शिक्षक व्याख्यान देते समय दृष्टांत या उदाहरण, विवरण, वर्णन, व्याख्या और प्रश्नोत्तर आदि शिक्षण युक्तियों का प्रयोग कर विषय सामग्री को स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ जो शिक्षण सहायक सामग्री है, श्यामपट्ट, वस्तु, मॉडल, चार्ट, चित्र, रेखा चित्र, मानचित्र आदि इन शिक्षण सहायक सामग्री का उपकरणों का प्रयोग कर अपने व्याख्यानों को सजीव बनाने का प्रयत्न करते हैं वर्तमान में। तो ये हो गई व्याख्यान विधि, और आगे है प्रयोगशाला विधि। जैसा कि नाम से ही है, प्रयोगशाला विधि। प्रयोग तो अनेक शिक्षण विधियों में किए जाते हैं, परंतु प्रयोगात्मक विधि वह विधि है जिसमें शिक्षक छात्रों को सर्वप्रथम तथ्यों, नियमों अथवा सिद्धांतों का ज्ञान कराता है। फिर छात्रों को इन तथ्यों, नियमों अथवा सिद्धांतों को प्रयोगों के द्वारा, एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा सिद्ध करने की विधि बताता है, और इसके बाद छात्र प्रयोग करते हैं। शिक्षक उसके इस कार्य में सहायता करता है और अंत में छात्र प्रयोगों के निष्कर्ष से तथ्य, नियम अथवा सिद्धांत का सत्यापन करते हैं। तो प्रयोगशाला विधि में इस तरह से होता है। इसमें छात्र स्वयं करके सीखता है। सिद्धांतों का प्रतिपादन केवल चित्र बनाकर ही नहीं, बल्कि स्वयं मापन करके करता है। मीटर, लीटर, किलोग्राम प्रणाली में छोटी छोटी मापों से लेकर बड़ी बड़ी मापों के एक दूसरे के संबंध की जानकारी, छोटे बच्चों को वास्तविक ज्ञान की जानकारी प्रयोगशाला में दी जा सकती है। खेतों के क्षेत्रफल का ज्ञान खेतों पर ले जाकर नपवा कर दिया जा सकता है। बड़े बड़े छात्रों को गणित की जानकारी कंप्यूटर, सेक्सटेंट आदि अनेक यंत्रों के माध्यम से दी जा सकती है। अतः प्रयोगशाला विधि वह विधि है जहाँ छात्र स्वयं कार्य करके ज्ञान को अर्जित करता है। और अंतिम हमारा है शिक्षण विधि खेल विधि। खेल विधि, खेल पद्धति के जनक हेनरी कार्डवेल कुक, ये हेनरी पद्धति के खेल पद्धति के खेल विधि के जनक। उन्होंने अपनी पुस्तक प्ले वे, इनकी पुस्तक थी प्ले वे, में इसकी उपयुक्तता बताई है। जब बच्चा इस प्रणाली के द्वारा शिक्षण में रुचि लेने लगता है तो वह उसके लिए शिक्षण न रहकर एक खेल की तरह सहज और आसान हो जाता है। और एक शिक्षण प्रणाली में वय वर्ग, किशोर वर्ग मतलब
13 से 18-19 साल के बालक, अथवा कक्षा स्तर के अनुसार शिक्षण विधि का वर्गीकरण किया जाता है। मतलब जो आयु वर्ग है, वय वर्ग से मतलब है आयु वर्ग के अनुसार, ठीक है। वय मीन्स आयु, आयु वर्ग के अनुसार वर्गीकरण, शिक्षण विधि का वर्गीकरण किया जाता है। और इस विधि में विभिन्न स्तर की कक्षाओं में विभिन्न कार्य कराए जाते हैं। जैसे माध्यमिक कक्षाओं के छात्रों से दिए गए चित्र के आधार पर कहानी बनाने को कहा जाता है, किसी घटना का वर्णन, स्वप्न के आधार पर कुछ लिखना, डायरी लिखना, काल्पनिक वार्तालाप क्रियाएं इस स्तर पर प्रमुख रूप से करवाई जाती हैं माध्यमिक में। उच्च कक्षाओं की बात करें तो उच्च कक्षाओं के छात्रों से कहानियों का संवाद करवाना, मौलिक कविता मतलब स्वयं कविता बनाओ लिखो, कहानी नाटक लिखवाना, काल्पनिक भेंट का विवरण लिखवाना आदि कार्य कराए जाते हैं, ठीक है। इनको ध्यान रखिएगा, कुछ भी पूछ सकता है कि मौलिक कविता लेखन कौन सी कक्षाओं के लिए उपयोगी होगा, इस तरह से कुछ भी क्वेश्चन वो पूछ सकता है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लेंगे शिक्षण सहायक सामग्री और उसके बाद मूल्यांकन प्रणाली, उसके बाद ये हमारा टॉपिक शिक्षण अभिक्षमता समाप्त हो जाएगा। और जो विद्यार्थी इसका पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, उन्हें जितने भी वीडियो हैं इनकी PDF नोट्स उपलब्ध करवाई जाएंगे। उन्हें लिखने की जरूरत नहीं, नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है। और इसकी फीस है हमारी 500 रुपये मात्र, फर्स्ट पेपर पूरा करवाया जाएगा उसमें। और इसे आप इस नंबर पर फ़ोन पे या गूगल पे कर सकते हैं। धन्यवाद।